हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी मैथ सिलेबस। यूपी टीजीटी के हम सिलेबस को कैसे तैयार करें और यूपी टीजीटी मैथ के सिलेबस में जो वेटेज है वो क्लास 9, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन का किस क्रम में है और हमारा सिलेबस कैसा है, उस सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी भी टीचिंग के एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो अलजेब्रा और कैलकुलस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी यूपी टीजीटी के सेगमेंट्स में आपके अलजेब्रा और कैलकुलस का सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, 25% के अप्रॉक्स आपका वेटेज हम कह सकते हैं कि सर 25% के अप्रॉक्स जो वेटेज है वो क्लास 9, 10th और ग्रेजुएशन के लेवल को हम मिला के कह सकते हैं। थोड़ा बहुत से आपका कंट्रीब्यूशन ग्रेजुएशन के सिलेबस का भी है, लेकिन आप 75% से ऊपर कह सकते हैं कि 75% से ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके क्लास 11th और क्लास 12th का है। तो अगर हमें यूपी टीजीटी के सिलेबस को अच्छे से करना है तो आपके क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जो भी हमारे लॉजिक हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। जो टीजीटी का सिलेबस है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न है 125 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है, टोटल 500 मार्क्स है। ठीक है, और यहाँ पे आपके सिलेबस में आपको मैं दिखा दूं कि जो आपका सेगमेंट्स है, चाहे वो आपको स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जहां पे हम हर एक टीचिंग एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के कंट्रीब्यूशन को हम जानते हैं कि जहां पे हमें मीन, मीडियन, मॉड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन वाले चीज सेगमेंट्स करने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के लिए आपको वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशंस, अच्छा इसमें कई चीजें नहीं भी लिखी हैं जो कि हमें पढ़ना है। मीन डिविएशन अबाउट मीन पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन पढ़ना है, क्वार्टाइल डिविएशंस पढ़ना है ना। तो बहुत सी चीजें जो है नहीं लिखी हैं, फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका सिलेबस सीधे दिया है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सिर्फ आपका यही आएगा दोस्तों, आपको इसमें बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन है, मीन डेविएशन अबाउट मॉड है, क्वार्टाइल डेविएशंस है। और आप एक बार देख लीजिए जो अलजेब्रा का सेगमेंट है, जहां पे आपसे कह रहा है कि पॉलिनोमियल, देयर फैक्टर्स, लॉगरिथमिक्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जो हर जगह टीचिंग एग्जाम में होते हैं, हर जगह आपके टीचिंग एग्जाम में होते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, आपको सीक्वेंस सीरीज पढ़ना पड़ेगा। 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंशंस नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। और जो कंट्रीब्यूशन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का है वो हर जगह है। क्रेमर्स रूल पढ़ना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, जो 7-8 प्रॉपर्टीज है आपको, है ना, वो पढ़नी पड़ेगी। क्रेमर्स रूल्स पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना पड़ेगा, क्रेमर्स रूल से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको सिलेबस में सीधे मेंशन है कि आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, जहां पे मैट्रिक्स में आपको बिल्कुल दिया है कि बेसिक ऑपरेशंस आप करिए। बेसिक्स ऑपरेशन लिखने का मतलब मैट्रिक्स का एडिशन कब होगा दोस्तों, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब होगा, मैट्रिक्स की इक्वलिटी कब होगा, मैट्रिक्स को जब हम एक स्केलर से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं उस केस में क्या होगा, या हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशंस करें तो क्या पड़ेगा। इसके बाद सिलेबस में आपके लिखा गया है दोस्तों सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स लिखने का मतलब आपको सीधे सीधे कह रहा है कि आप ट्रांसपोज पढ़िए, ऑर्थोगोनल पढ़िए। देखिए इसमें कई चीज नहीं लिखा है, ट्रांसपोज नहीं लिखा है, आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं लिखा है, आपको मैट्रिक्स का ट्रेस नहीं लिखा है, आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं लिखा है, आपको आइडेम्प्टोंट मैट्रिक्स नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सारी चीजें पढ़ने पड़ेगी। और इसके साथ साथ एडजॉइंट के जो आपके प्रॉपर्टीज हैं, जहां पे एडजॉइंट का जो है आपके लॉजिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जहां से हम 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज प्रूव करते हैं, वो सारी चीजें यहां पे इंक्लूड कर लीजिएगा आप। सेकेंड चीज आपसे कह रहा है कि यूजिंग इनवर्स मैट्रिसेस, आपको इनवर्स तो सीखना ही है। अब इनवर्स सीखने के लिए आपने कहा सर इनवर्स तो एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो आपको ऑटोमेटिक एडजॉइंट करना पड़ेगा। और इनवर्स की प्रॉपर्टीज, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी टी के ट्रांसपोज क्या होते हैं। तो ये सारे सिलेबस है। और कंट्रीब्यूशन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का आपके हर टीचिंग एग्जाम में ज्यादा होता है।
और यहां पे भी आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। ठीक है, देखिए यहां पे आपको सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी दिया है, सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी दिया है, रियल एनालिसिस दिया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इसका भी वेटेज अच्छा है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा, जियोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है ना। ट्रिगो में वही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे, हाइट और डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ट्रिगो के ये समझिए कि सारी चीजें कवर हो गई। यहाँ पे सॉल्यूशंस भी करना है आपको, रेशियो वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे करने हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर भी इंक्लूड कर लीजिए, सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी दिया है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ही समझिए आपके बहुत बड़े होते हैं, सम प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमॉर्गन्स थ्योरम, यानी आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के तीनों फॉर्म पढ़ने पड़ेंगे। आर्गेंट प्लेन में क्या है सर, आर्गेंट प्लेन के साथ साथ पोलर या टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यूलर्स फॉर्म में क्या है, आर ई की पावर आयोटा थीटा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम दिया है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ज्योमेट्री पार्ट्स में इसका एप्लीकेशंस, ये सारे आपके सिलेबस में इंक्लूड कर लीजिएगा। और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ज्योमेट्री में आपका वही दोस्तों, सर्कल्स है, आपका थ्योरम्स है, एप्लीकेशंस है, सर्कल है, सर्कल के आपके सेगमेंट्स हैं, टेंजेंट्स है, कॉर्ड्स है। तो वेटेज के अकॉर्डिंग मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको पढ़ना तो 100% है, और याद रखिएगा सिलेबस को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको स्टार्ट करना है। और आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सभी लोग जानते हैं कि सर कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, यहां पे हमें सब इसके इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, प्रॉपर्टीज टेंजेंट्स के, नॉर्मल के प्रॉपर्टीज, कॉमन टेंजेंट्स, सर्कल के और इलिप्स के कॉमन टेंजेंट्स, ये सारे आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशंस है। देखिए इक्वेशंस ऑफ लाइंस है, प्लेन्स है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, कोनिक सेक्शन में आपका सारा इंक्लूड हो गया, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, आपको टेंजेंट्स, नॉर्मल दिया है, इसकी प्रॉपर्टीज दिया है। अच्छा, यहाँ पे 3 डायमेंशनल भी आपको लिख दिया, इसका मतलब ज्योमेट्री में आपको 2D एंड 3D दोनों कवर करना है, 2D एंड 3D दोनों कवर करना है। और 3D में आपको दिया है स्फीयर के बारे में पढ़िए, कोन के बारे में पढ़िए, और सिलेंडर के बारे में पढ़िए। दोस्तों सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो आपका कैलकुलस है। कैलकुलस में आपके 2 पार्ट्स अलग होंगे, एक हमारा डिफरेंशिएशन वाला सेगमेंट्स आएगा, और सेकेंड हमारा इंटीग्रल वाला सेगमेंट्स आएगा। अब डिफरेंशिएशन के सेगमेंट्स को पढ़ने के लिए आपको यहां पे दिया है, देखिए सिलेबस में क्या है, डिफरेंशिएशन करिए, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथमिक फंक्शंस का, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे कैलकुलस में आपको 2 चीज लिख रहा है कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे आ जाइए। ठीक है, और कह रहा है इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बोल दिया है, एंड इट्स एप्लीकेशंस। समझिए अब डिफरेंशिएशंस का एप्लीकेशंस में आपका आ जाएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, रेट ऑफ चेंज। बस एक छोटा सा सेगमेंट्स लिखा है, इट्स एप्लीकेशंस, जहां पे 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और सेकेंड चीज आपको दिया है कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस करिए, मींस एरिया आपको निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व। तो आपके दोनों एप्लीकेशंस पढ़ने पड़ेंगे। आपको एप्लीकेशंस पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशंस का, डिफरेंशिएशंस का इंटीग्रेशन मतलब आपको मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शंस, मोनोटोनिक फंक्शन, रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट्स, नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल्स की प्रॉपर्टीज, वो सब इंक्लूड हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में क्लोज कर्व बन के आप एरिया निकालते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व, यहां पे ये आपके चैप्टर्स ऐड हो जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गया एंड देयर सॉल्यूशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब आपको सारी पढ़ना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशंस पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, होमोजेनियस इक्वेशंस का पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर्ड क्या होती है, डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस के आपके 2 सॉल्यूशंस आएंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे।
है ना। तो यहां पे आपको कोई मेंशन नहीं है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है सब। आप होमोजीनियस के साथ साथ आपको पार्शियल यानी जो वेरिएबल सेपरेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालते हैं वो इंक्लूड करना है। और इसके साथ ही साथ जो वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के वो कवर करना है। ये सारा चीज मेंशन है। अच्छा, अब कैलकुलस में आपको फंक्शंस पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, बिना फंक्शंस की आप स्टार्ट नहीं कर सकते। लिमिट कॉन्टिन्यूटी भी ऐड कर दीजिएगा, है ना। लिमिट कॉन्टिन्यूटी करने के बाद ही हम एप्लीकेशन सीख सकते हैं। तो बहुत चीजें यहां पे मेंशंस नहीं है, वो एक लाइन में लिख दिया, लेकिन आप अगर पढ़ना पड़ेगा आपको सारी चीजें इंक्लूड कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप 125 में 90% 95% क्वेश्चन सही करें, तो कुछ चीजें सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिक इंक्लूड है। यहां पे मैं आपको सिलेबस में बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, क्या करना है। वेटेज जो आपका है वो आप ये मान के चलिए कि आप 20% का वेटेज आपका कैलकुलस का, 20% 22% का वेटेज अलजेब्रा के सेगमेंट्स का है, ठीक है। अब यहां पे देखिए वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट पढ़िए, वेलोसिटी पढ़िए, एक्सीलरेशन पढ़िए, वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर्स प्रोडक्ट्स पढ़ना है। अब ये इसके एप्लीकेशंस है, वर्क जो हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस है। अब हम टॉर्क की बात करेंगे तो ये हमारा स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर का जो हम क्रॉस प्रोडक्ट देते हैं तो वो उसकी एप्लीकेशंस है। तो यहां पे जो फोर्स है, टॉर्क है, ये हमारे एप्लीकेशंस है। किसके एप्लीकेशंस है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो वेक्टर में आपको स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बोला है, इसकी एप्लीकेशंस पढ़ा है। लेकिन यहां पे एक दो पॉइंट्स और आप इंक्लूड कर लीजिएगा कि सर हमें ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, हमें ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, हमें सर रेसिप्रोकल सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो यहां पे 3 से 4 पॉइंट्स आप इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि डॉट एंड क्रॉस का मतलब 2 वेक्टर का डॉट है। अब हम 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे दोस्तों, और 3 वेक्टर का हम वेक्टर 3 वेक्टर्स के जो हमारे वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ रेसिप्रोकल सिस्टम पढ़ेंगे, और इसके एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम बहुत से 3 डायमेंशनल का हम वॉल्यूम निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहां पे तो सीधे सीधे बोला है कि आप वर्क पढ़िए। वर्क सर हम स्केलर प्रोडक्ट का जो हमारा एप्लीकेशंस है वो है, और हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट का है वो टॉर्क का आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशंस मेंशन है, लेकिन हमें यहां पे 3-4 पॉइंट्स और इंक्लूड करने पड़ेंगे। और ये सेगमेंट्स देखिए बहुत से टीचिंग एग्जाम में स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहां पे आपको एक चीज ऐड किया गया है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ये वाले सेगमेंट्स भी आपको कवर करने पड़ेंगे। तो जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज है, लॉ ऑफ मोशंस है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, पावर कैलकुलेशन इन एमकेएस सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपके पूरे सिलेबस है, आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट कराया जाएगा। इस सिलेबस को ऐसे पढ़ाया जाएगा दोस्तों कि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम को कवर कर सकते हैं। ये तो हमारा मेन टीजीटी के, यूपी टीजीटी के सिलेबस पे हमारा सिलेबस डिजाइन है, लेकिन हम इसको इतने कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे पढ़ेंगे कि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे जहां पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है। और अगर आप कई साल से मैथ छोड़ चुके हैं, आपने कहा सर कि हमने 3-4-5 साल से मैथ छोड़ दिया है, हमने प्रैक्टिस में ही नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कराया जाएगा, और आपको सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो सारी चीजें मिलेंगी, ये याद रखिएगा। तो ये सिलेबस है। सिलेबस में आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस में हमारा जो ज्यादातर सिलेबस है वो आपका क्लास 11th और 12th है, कुछ चीजें 9th-10th की हैं, और कुछ चीजें आपकी ग्रेजुएशन लेवल के मैथ्स की है। तो देखिए जो आज हम थोड़ा सा आपको स्टार्ट करते हैं, कुछ सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं मैट्रिसेस के बारे में बात करूं, ठीक है, मैट्रिसेस का वेटेज तो है ही, मैट्रिसेस का वेटेज है ही। तो आइए हम मैट्रिसेस आपको एक बार स्टार्ट करते हैं कि सर मैट्रिसेस क्या होता है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, ये दोनों कंबाइन है।
मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स ये दोनों कंबाइन हैं। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है रोज और कॉलम के टर्म में, रोज और कॉलम के टर्म में, पंक्ति और स्तंभ के टर्म में मैट्रिसेस को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिसेस के अंदर के एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं। तो हमने कहा मैट्रिसेस ए। अब हमने एलिमेंट्स क्या बोला दोस्तों, हमने एलिमेंट्स कहा A11। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इसका एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये उसका एलिमेंट है। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं, बात समझिएगा, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं इनको हम रो कहते हैं, रो 1 ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, रो 2 ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, रो 3 है ना। तो हम हॉरिजेंटल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। और हॉरिजेंटल के साथ साथ हमारा जो दूसरा होता है वो कॉलम होता है। जो वर्टिकल्स लाइंस होती हैं, जो वर्टिकल्स लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम कहते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 है ना। और हमने कहा कॉलम एम। तो मैट्रिक्स को हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में होता है, बात समझ में आ रहा है। और इसके अंदर का एलिमेंट जो होता है वो AIJ स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और हमेशा मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट मींस मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। A11 A12, फिर हमने कहा A13 A14 A1n। देखिए A11 को हम कैसे पढ़ेंगे, पहले इस एलिमेंट्स को पढ़िएगा। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, A1n फर्स्ट रो n कॉलम, A1n फर्स्ट रो n कॉलम। तो ये आपका एलिमेंट रो 1 में आ गया। अब आपने कहा सर A21, अगर हम सेकेंड रो में आएंगे तो आप कहेंगे A21 इट मींस, अच्छा ये कॉलम M है तो M कॉलम तक जाइए, फर्स्ट रो M कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम और A2M सेकेंड रो M कॉलम, सेकेंड रो M कॉलम। फिर आगे अगर हम थर्ड रो में आएंगे तो आप कहेंगे A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम और A3M थर्ड रो M कॉलम। आपने कहा सर यहां पे रो कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, हमने कहा n, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं m, यानी पंक्ति की संख्या हिंदी में भी है। पंक्ति, रो को हम कहते हैं पंक्ति और कॉलम को कहते हैं हम स्तंभ। तो अब हम लास्ट रो में आएंगे दोस्तों, तो यह आ जाएगा उसका अवयव AN1 है ना। अब आपने कहा A31 AN2 और ANM। तो हमारा जो मैट्रिक्स है उसको समझिएगा, उसके एलिमेंट को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया AIJ, समझिएगा AIJ ये एलिमेंट्स है। तो AIJ में जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला वो क्या डिनोट करता है, सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि I रो को दिखाता है। रो मतलब ये पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट जो है I, सबसे पहले जो आएगा नंबर वो पंक्ति को इंडिकेट करेगा, AI पंक्ति को। और हमारा जो J होगा सेकेंड वाला वो रिप्रेजेंट करेगा आपको कॉलम को, स्तंभ को। J रिप्रेजेंट करेगा स्तंभ को, कॉलम को, कॉलम को। तो AIJ मतलब ये उसके अवयव हैं, ये उसके एलिमेंट हैं। और AIJ में I इंडिकेट कर रहा है पंक्ति को और J जो है वो प्रदर्शित कर रहा है स्तंभ को। और एक बात हमारे साथ जो रिप्रेजेंटेशन में होता है मैट्रिसेस में, वो होता है दोस्तों ऑर्डर, कि मैट्रिक्स की कोटि क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, पंक्ति की संख्या कितनी है
और स्तंभ की संख्या कितनी है, यह बात रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स की कोटि क्या है। ऑर्डर को इंग्लिश हिंदी में हम कहते हैं कोटि। तो सबसे पहले यहां पे भी हम ऑर्डर को क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ रोज क्या है, रो की संख्या कितनी है, पंक्ति की संख्या कितनी है। तो आपने कहा सर रो आपके यहां पे अगर मैं दिखाऊं तो n है, n पंक्ति की संख्या n है, और कॉलम की संख्या कितनी है, स्तंभ की संख्या कितनी है। तो आपने कहा सर स्तंभ m है, तो n इंटू m, ये हमारा आ जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। बात समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स के ऑर्डर का मतलब मैट्रिक्स में कितने रो हैं, जो मैं वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना रहा हूं, उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में पंक्ति की संख्या क्या है, रो की संख्या क्या है और स्तंभ की संख्या क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ऑर्डर। तो ये आ जाएगा n क्रॉस m, ये हमारा आ जाएगा रो के लिए n, और m हमारा आ जाएगा कॉलम के लिए। रो पंक्ति के लिए, कॉलम स्तंभ के लिए। क्या यहां तक बात समझ में आ गया? एक बार जल्दी से यस सर कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। हमने क्या सीखा कि सर जो मैट्रिसेस होता है, मैट्रिसेस में हम अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। एक रेक्टेंगुलर मतलब नंबर ऑफ रोज में, पंक्ति की संख्या में और स्तंभ की संख्या में। ठीक है, पंक्ति की संख्या में और स्तंभ की संख्या में। अब यहां पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि सर ए जो है हमारा ए आई जे है, ए आई जे मैंने ऐसे लिखा कि ए आई जे 2 क्रॉस 3, इसका मतलब क्या है जल्दी बताइएगा। 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या है? सबसे पहले क्या इंडिकेट कर रहा है? 2। 2 का मतलब पंक्ति की संख्या कितनी है? 2। और 3 क्या है? कॉलम की संख्या। 3 क्या है हमारे? कॉलम की संख्या। तो आपसे कह रहा है कि आप एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर है, जिसकी कोटि है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। आपने कहा बिल्कुल बना देंगे सर। ए आई जे 2 पंक्ति और 3 स्तंभ की हम मैट्रिक्स जरूर बना देंगे, ये ऑर्डर दे रखा है। आपने कहा 2 रो है, इसका मतलब रो 1 और रो 2 जा रहा है, रो 1 एंड रो 2, और पंक्ति की संख्या 3 है, C1 यानी कॉलम 1, C2 कॉलम 2 एंड C3 कॉलम 3, है ना। अब आपने कहा सर A11 सबसे पहले रो आएगा फिर कॉलम। A11 को पढ़िए, A11, A1 मतलब सबसे पहले रो। कोट ऑर्डर में भी रो आता है, अवयव को अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो भी रो आएगा। तो A11 को सर अगर हमने पढ़ा तो आपने कहा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। आपको 3 स्तंभ पे ही जाना है, 3 कॉलम पे जाना है। अब आपको रुक जाइए। अब जो आप अवयव दिखाएंगे वो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, यानी दूसरी पंक्ति में आ जाएंगे, दूसरे रो में आ जाएंगे। फिर आपने कहा ए, आपने कहा सर सबसे पहले A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सबसे पहले रो आएगा A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। बस समझ में आ गया? तो ये हमारा आ गया मैट्रिक्स। ये हमने प्रेजेंट कर दिया। ए आई जे बराबर 2 गुणे 3, यानी 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर्ड है, जो मैट्रिक्स के ऑर्डर्ड होते हैं जिनको हम हिंदी में कोटि कहते हैं, उससे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाता है, यानी उस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं वो पता चल जाएगा। किससे पता चल जाएगा सर? मैट्रिक्स के ऑर्डर से पता चल जाएगा, मैट्रिक्स की कोटि से पता चल जाएगा। मैट्रिक्स के ऑर्डर या कोटि मतलब उस मैट्रिक्स में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स में कितने अवयव है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए दोस्तों मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम आएगा ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम आएगा, ठीक है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितनी होगी? आपने कहा सर अवयव की जो संख्या होगी वो 2 × 3, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो 3 × 6 कितना आएगा? 6 अवयव होंगे। उस मैट्रिक्स में 6 अवयव होंगे, उस आव्यूह में 6 अवयव होंगे। आप 6 जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6। आपने कहा ओके सर, अब बात समझ में आया कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर्ड होता है, जो मैट्रिक्स की कोटि होती है, मैट्रिक्स की कोटि का मतलब मैट्रिक्स में कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, अगर मैं उन दोनों को गुणा कर दूं, पंक्ति गुणे स्तंभ, तो हमें यह पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स में कितना अवयव है। करेक्ट है? चलिए, यहां तक हमने बिल्कुल अभी बेसिक वाली चीजें बताई आपको। अगर हमने कहा कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है जिसके अवयव हमने दिखाया बी आई जे, 3 × 4, 3 × 4 ये आपको दिखा दिया। तो आप मुझे बताइए कमेंट में, जल्दी से कमेंट में बताइए 3 × 4 का मतलब कि उस मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स मत कहिए सर, वो मैट्रिक्स ए है, कैपिटल ए है, और उसके अवयव बी आई जे हैं, और उस मैट्रिक्स की कोटि कितनी होगी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर्ड कितना होगा? तो आपने कहा सर 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होगा, क्योंकि पहला वाला हमेशा पंक्ति को दिखाता है और दूसरा वाला स्तंभ को, पहला वाला रो को और दूसरा वाला कॉलम को। तो अवयव की संख्या कितनी होगी? आपने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, यानी अवयव की संख्या, आपने कहा अवयव की संख्या 3 × 4 यानी 12 होगा सर। पक्का अगर मैं वो मैट्रिक्स बनाऊंगा तो उस मैट्रिक्स में अवयव की संख्या जो होगी सर, वो 4 × 3 से कितना आ जाएगा? 12। 4 × 3 से कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, अब मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, मैं मैट्रिक्स ए बराबर, आपने कहा मैट्रिक्स का नाम ए है, और आपने कहा कि सर अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा उसमें पंक्ति रो कितने हैं? स्तंभ 1, पंक्ति कितने हैं? 1, आपने कहा पंक्ति 2 और पंक्ति 3 तक जा रहा है, और आपने कहा स्तंभ कितना है? 4, C1, स्तंभ 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। और यहां पे आप सीधे लिखेंगे कोटि, ऑर्डर, ऑर्डर को हम यहां पे मेंशन करते हैं कि 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होता है। अब हमने कहा चलिए यहां पे अगर मैं नंबर डालूं, यहां पे आपने डाला कि अगर हम B11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, स्तंभ कहां तक जाना है? 4 तक, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहां बी से है तो बी से नाम होगा, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। फिर आपने कहा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। आपको नेक्स्ट कहां जाना है? तीसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, है ना? यस या नो? आपने कहा यस सर। अवयव की संख्या कितनी है? आपने कहा 12। आप यहां से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। तो यहां पे हम दोस्तों मैट्रिक्स को समझ सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है, हमारा जो आव्यूह है, उसमें कोटि क्या होता है, उसके अवयव कैसे प्रदर्शित करते हैं। एक तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस आएगा, देखिए कि क्वेश्चन ये देगा कि हिंदी में लिखते कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, इंग्लिश में लिख लीजिएगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3 × 4 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ऐसे आप दे दिया। आप हिंदी में लिख लीजिएगा एक आव्यूह बनाइए, एक आव्यूह 3 जिसकी कोटि 3 × 4 है, और उसके अवयव Aij is 1/2
2i प्लस जे है। ठीक है, मतलब आपसे कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 4 हुज एलिमेंट्स ए आई जे इज गिवेन बाई ए आई जे इज, है ना। आपसे कह रहा है एक आप मैट्रिक्स बनाइए जिसका अवयव ए आई जे कितना है 1/2 2i प्लस जे है। एक मैट्रिक्स बनाइए, तो आपने कहा अवयव इसकी कोटि कितना है सर 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 पहले आप बना लीजिए। आपने कहा 3 क्रॉस 4 यानी इस मैट्रिक्स में 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें, 3 क्षैतिज लाइनें और 4 जो है आपकी वर्टिकल्स लाइन है। ठीक है, तो आपने कहा A11 आपका अवयव आएगा A11, A12, A13, A14। फिर आपने कहा A21, A22, A23, A24। अगेन आएगा A31, A32, A33, A34, है ना। अब आपने क्या कहा AIJ। अब यहां पे आइए दोस्तों, अगर मैं A11 कैलकुलेट करूंगा, अब यहां पे आप A11 बनाइए, I की जगह 1, J की जगह 1, I की जगह 1 और J की जगह 1। तो आपने कहा 1/2 2 गुणे I1 J1, तो यह आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा 3/2, 3/2, 3/2। आप मैट्रिक्स बना रहे हैं, आपको दे दिया है कि आपका ए आई जे जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1/2 2i प्लस जे से होगा। अगर हमें A11 कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि सर पहला वाला i होता है, दूसरा वाला j, तो i की जगह 1 रखेंगे तो 2 और j की जगह 1 रखेंगे तो 3। अब आपने कहा सर A12 कितना होगा, आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। आपने कहा अगर मैं तुलना करूं सर तो i इज 1 और j इज 2, I इज 1, तो आपने कहा 2 into 1 एंड J इज 2, है ना, J इज 2, तो I1 J2 2 दूनी 4/2 यानी 2 आ जाएगा। A13 का मतलब 1/2 1/2, है ना। I की जगह 1 आप कैलकुलेट करिए, I की जगह 1 और J की जगह आपने क्या बोला, J की जगह 3 है सर, I 1 है और J 3 है, तो आपने कहा 3 + 5 इज 5/2, 5/2, 5/2। इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होगा। आपने कहा सर A14 कैलकुलेट करना है, तो आप तुलना कर लीजिए 1/2 2 गुणे I1 आ गया और J पोर्शन आपका 4 आ गया, तो आपने कहा 4 + 6/2 से आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से हम अपने मैट्रिक्स को, अपने आव्यूह को बना लेंगे, क्योंकि उसके अवयव के कैलकुलेशन का आपको एक आइडेंटिटी दे दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करिए, मैट्रिक्स को बनाइए। अब आपने कहा A21, अब हम डायरेक्ट रखेंगे A21 का मतलब 1/2, और अगर मैं तुलना करूं तो I2 और J1 आएगा, तो 2 × 2 + 1, है ना, तो आपने कहा 5/2 आएगा सर, 5/2। फिर हमने कहा A22 इज 1/2, है ना, 2 × I की जगह 2 एंड J की जगह भी 2, तो 2 2 4 + 2 6/2 से अगेन आ जाएगा 3। A23, अब देखिए यहां 2 रखेंगे तो 4 + 3 7/2, 7/2। अब यहां 2 रखेंगे तो 4 + 8/2, ये आ जाएगा 4। A31 3 रखेंगे 3 + 7, तो अगेन ये आ जाएगा 7/2। आपको अब फॉर्मूला पता चल गया। A32 I3 3 2 6 + 2 8/2, 4 आ जाएगा। फिर आपने A33 9/2 आ गया आपका, और 3 रखेंगे तो 6 + 4 5/2, ये आपका आव्यूह बन गया 3 × 4 का। ये हमने आव्यूह बनाया जो हमें यहां पे फॉर्मूला दिया था। तो यहां पे ये अवयव कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी फॉर्मूला दे सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बनाना है। तो आपने कहा सर इस आव्यूह की कोटि कितनी है, मैंने कहा 3 पंक्ति 4 स्तंभ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, अवयव की संख्या कितनी होगी, आप सीधे कह देंगे कि 3 × 4, यानी अवयव की संख्या जो होगी सर वो 12 होगी। चेक कर लीजिए, क्या 12 है, क्या आपके अवयव की संख्या 12 है, क्या आपके अवयव की संख्या 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अवयव की संख्या 12 है।
अवयव की संख्या कितनी है? 12 है। बात समझ में आ गया? यस या नो? अब देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एकदम एडवांस लेवल तक पहुंचा दूंगा। मैं फिर से कहा हूं कि आपको अगर मैथ्स में आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल जीरो से अपने किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक जाऊंगा एकदम। आपको एक कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं होगा कि छूटा है, छोड़ा गया है ना? अब मैंने कहा कि सर अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे 3 × 2 की, ठीक है, समझिएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि सर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे 3 × 2, उसकी कोटि दी गई है, तो उसे हम डिफरेंट डिफरेंट कितने प्रकार के मैट्रिक्स में बना सकते हैं? उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कितने प्रकार के मैट्रिक्स में बना सकते हैं अगर हमें मैट्रिक्स की कोटि दी गई है? कितने डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स में, मतलब हम कितने डिफरेंट मैट्रिक्स में बना सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 2 है, उसको हम डिफरेंट कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं? यानी 3 × 2 का मतलब अवयव की संख्या कितनी हो गई? 6। आपने कहा सर अवयव की संख्या जो है 3 × 2, अवयव की संख्या 6 है, अवयव की संख्या 6 है। अब आपने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या है कि उस मैट्रिक्स को, अगर मतलब ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अवयव की संख्या 6 है, ये लिखिए एक मैट्रिक्स है, एक आव्यूह है जिसके अवयव की संख्या 6 है, तो हम कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं? ठीक है, आपसे कह रहा है एक मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स में आव्यूह में अवयव की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो हम डिफरेंट कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितना डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो आपने कहा सर पहला पॉसिबिलिटीज तो ये है कि एक रो और 6 कॉलम का मैं बना दूं, A11, A12, A13, A14, A15, A16। पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर 6 अवयव हैं तो मैं एक पंक्ति पकड़ूं और 6 कॉलम लेके बना लूं पहला मैट्रिक्स। और मैं दूसरा क्या बना सकता हूं? दूसरा आप ये बना सकते हैं कि सर 2 पंक्ति है ना, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ के बना सकते हैं, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ के, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ के A11, A12, A13, A21, A22, A23, है ना, ये आपका बन जाएगा 2 पंक्ति 3 स्तंभ की। दूसरी पॉसिबिलिटीज आ गई, दूसरी पॉसिबिलिटीज आ गई। तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी? आपने कहा सर तीसरी पॉसिबिलिटीज जो है मैं 3 पंक्ति और 2 स्तंभ बना लूं, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो आपने कहा सर टोटल अवयव की संख्या 6 है, कोटि की संख्या 6 है, तो मैं कितने डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकता हूं? मैं कह रहा हूं सर मैं पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं, पहला एक पंक्ति 6 स्तंभ का बना सकता हूं, दूसरा 2 पंक्ति 3 स्तंभ का बना सकता हूं, थर्ड सर 3 पंक्ति और 2 स्तंभ का बना सकता हूं। क्या और पॉसिबिलिटीज है सर? यस। चौथा, मैं एक पंक्ति और 6 पंक्ति और 1 स्तंभ का बना सकता हूं, A11, A12, A21, A31, A41, A51 और A61, 6 पंक्ति और 1 स्तंभ का। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं? अगर नंबर ऑफ अवयव 6 है तो पहला ऐसे समझिए, ऑर्डर का मतलब एक पंक्ति 6 स्तंभ, 6 पंक्ति 1 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ और 3 पंक्ति 2 स्तंभ। कितने में डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकता हूं? 4। कितने में डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकता हूं? 4। तो सेकेंड, ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर अगर किसी भी मैट्रिक्स में 24 अवयव है तो मैं कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकता हूं, है ना? यहां पे मैंने आपको दिखाया कि पहली पंक्ति और 6 स्तंभ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, ऐसा।
आपने कहा 2 पंक्ति 3 स्तंभ में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे और 3 वर्टिकल, 2 क्षैतिज रेखाएं होंगी और 3 वर्टिकल, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ का ये होगा, है ना। तो ये मैंने आपको दिखाया। जैसे मैंने आपने कहा आपको बताना है कमेंट में, अगर अवयव की संख्या 24 है, अगर किसी भी आव्यूह में अवयव की संख्या 24 है, अवयव की संख्या, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, अवयव की संख्या 24 है, तो मैं टोटल कितने डिफरेंट आव्यूह बना सकता हूं, कितने मैं डिफरेंट डिफरेंट कोटि के, कितने मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के आव्यूह बना सकता हूं, कमेंट में बताइए। अगर आपके पास टोटल अवयव की संख्या 24 है, अगर हमारे पास टोटल अवयव की संख्या 24 है, 24 है, तो सर मैं कितने डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकता हूं, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होगी वो मैट्रिक्स की, जिनके अलग अलग ऑर्डर हों, जिनके अलग अलग कोटि हों। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट तो हमें दिख जाएगा, एक पंक्ति और 24 कॉलम बनाना नहीं है, अब यहां पे आप सीखते जाइए। दूसरा, पंक्ति बढ़ाइए, 2 पंक्ति तो 24 चाहिए, तो 12 कॉलम, 12 गुणे 2 से 24 आएगा, 12 गुणे 2 से 24। तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं एक पंक्ति पकड़ूं और 24 कॉलम में लगा दूं। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि मैं 2 पंक्ति पकड़ूं और 12 कॉलम लगा दूं, क्योंकि 12 गुणे 2 से 24 अवयव आ गया। तीसरा, आपने कहा 3 पंक्ति और 8 कॉलम लगा दीजिए सर, 3 गुणे 8 24 आ गया अवयव की संख्या। 3 गुणे 8 से भी अवयव की संख्या कितनी आ गई, 24। हमने 3 पंक्ति दी और 8 स्तंभ दिया, 3 पंक्ति और 8 स्तंभ का मतलब 8 गुणे 3 से 24 बन गया। और चौथी पॉसिबिलिटीज बनाइए, आपने कहा 4 पंक्ति और 6 स्तंभ, 6 गुणे 4 से 24। पांचवी आइए, सर 5 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब उल्टा 6 गुणे 4, देखिए बेटा ये दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। आपने ये कहा कि 4 पहले हमेशा पंक्ति आता है, 4 पंक्ति है और 6 स्तंभ है। पहला वाला कह रहा है 4 पंक्ति है और 6 स्तंभ है, और दूसरा वाला कह रहा है 6 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। 6 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, दोनों अलग अलग बातें हैं। पहला 4 पंक्ति 6 स्तंभ, दूसरा 6 पंक्ति 4 स्तंभ। अब 6 आएगा, 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, 8, 8 पंक्ति 3 स्तंभ, 8 पंक्ति 3 स्तंभ, 6। सातवां आप आएगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं बनेगा, उल्टा 10 से नहीं बनेगा, दोनों अलग है, 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 12 पंक्ति 2 स्तंभ। यहां पे 2 पंक्ति 12 स्तंभ था, यहां 12 पंक्ति 2 स्तंभ है, दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। एक पंक्ति 24 स्तंभ, 24 पंक्ति 1 स्तंभ। क्या सर टोटल 8 टाइप के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं? अगर हमारे पास अवयव की संख्या 24 है तो टोटल हम 8 मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के बना सकते हैं। पहला, एक पंक्ति 24 कॉलम, 2 पंक्ति 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम 24, 4 रो 6 कॉलम, 5 से आएगा नहीं। अब उल्टा हो जाएगा, 6 4 4 3 8 3 1। दोस्तों ये बात समझ में आ गया आप सभी को? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना, कि अगर आपके पास इतने अवयव हैं तो मैं कितने डिफरेंट डिफरेंट आव्यूह बना सकता हूं, मैट्रिक्स बना सकता हूं। इसी पे एक क्वेश्चन करिएगा, आप बताइए, यदि किसी आव्यूह के, देखिए क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अवयव की संख्या 16 है, ठीक है। मैं अगर इसी को इंग्लिश में कहूं, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज 16, तो हम कितने डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट विद डिफरेंट ऑर्डर, हम ऐसे डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट कोटि के कितने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जल्दी बताइए। आपको यहां पे दे रखा है अवयव की संख्या 16, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया इस टाइप का। मैं चाहता हूं कमेंट में आप जरूर जवाब दें कि अगर अवयव की संख्या 16 है
तो कितने डिफरेंट आव्यूह आपके बनेंगे अलग अलग कोटि के। आप कहेंगे सर पहला एक पंक्ति 16 कॉलम, बिल्कुल बनेगा सर। एक पंक्ति 16 कॉलम का बनेगा। आपका एक आव्यूह है जिसमें एक पंक्ति है और 16 कॉलम है। फिर आपने कहा सर पंक्ति की संख्या हम बढ़ाते हैं, 2 पंक्ति करते हैं। पंक्ति की संख्या 2 करेंगे तो यहां पे 8 देना पड़ेगा, तब 8 गुणे 2 से 16 आएगा। तो मैं 2 पंक्ति और 8 कॉलम का एक आव्यूह बना सकता हूं 16। और तीसरा क्या बनाऊंगा दोस्तों, तीसरा 3 इंटू 3 से डिवाइड नहीं होगा, यस, 4 पंक्ति 4 स्तंभ का भी आपका एक आव्यूह बन जाएगा। बताइए हाँ या ना। 4 पंक्ति 4 स्तंभ का भी आपका एक आव्यूह बन जाएगा। इसको हम स्क्वायर आव्यूह कहते हैं। जब मैं आव्यूह के प्रकार पढ़ाऊंगा, है ना, आव्यूह के प्रकार पढ़ाऊंगा तो आप यहां पे देखेंगे 4 गुणे 4 बन गया। अब बताइए 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा। अब आपने कहा 8 गुणे 2, फिर आपने कहा 16 गुणे 1। हमें वो बनाना है जिसमें आपके ऑर्डर अलग अलग हों, आपकी कोटि अलग अलग हों, आपकी कोटि अलग अलग हों। पहला एक पंक्ति 16 कॉलम, 2 पंक्ति 8 कॉलम, 8 दूनी 16, 4 गुणे 4 16, 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 1। क्या ये बात समझ में आ गया, है ना। यहीं पे जब हमें बनाना था कि अवयव की संख्या अगर 24 है तो 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 से बना था। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल बेसिक से। आपको मैथ्स आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक मिलेगा। याद रखिएगा कि आप फ्यूचर में कोई भी टीचिंग एग्जाम का क्वेश्चंस देंगे, पीजीटी लेवल का, टीजीटी लेवल का, कहीं का भी देंगे, केवीएस, एमआरएस, कुछ भी दें, आपके सारे चीज कवर हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में समझा जाएगा। पहले तो हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ये होगा कि हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सेकेंड, हम ऑप्शन का यूज करके भी हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन सर हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, तो अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो क्या हम अपने टाइम को कम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहां पे हम क्वेश्चंस के लिए ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रिक्स तभी अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। आपने ये नहीं समझा कि ओमेगा के पावर 3 1 होता है। ओमेगा के पावर 3 1 कैसे आया, कैसे आया, प्रोडक्ट ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते हैं, -1 के पावर n-1 वहां से आया, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और जब कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझ लेंगे तो वहां पे आप अपना अलग अप्रोच लगा के कम टाइम में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं क्लास में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। और थैंक यू। आपके सिलेबस में बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो मेंशन नहीं है, लेकिन वो भी पढ़ना पड़ता है दोस्तों। पहली बात ये लिख लीजिएगा, कभी भी अगर हम किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें कुछ चीजें नहीं लिखी, वो लेकिन इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।